नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। ये तो आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कहा कि भैया चंदे के लिए जो बॉन्ड खरीदे गए हैं डिटेल दे दो हमको, सब तारीख नियत कर दी, इस तारीख को दे दो। स्टेट बैंक आया सुप्रीम कोर्ट में, मी लॉर्ड समय चाहिए, 111 दिन का समय चाहिए, जून में हम बता पाएंगे। तारीख अगली सुनवाई हो गई, अगली डेट लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड ले आइए वरना हम अवमानना की कार्रवाई करेंगे। मतलब स्टेट बैंक के सबसे बड़े जिस अफसर ने कहा था हमें इतने दिन चाहिए, उसी ने 24 घंटे के अंदर सारे लाके कागज दे दिए कि ये रहे मिलॉट, सारा चंदे का हिसाब, जेल कौन जाएगा। अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो मैं उसी समय ये पूछता कि जो कागज आप 24 घंटे में ला के दे रहे हो, इसका मतलब वो कागज आपके पास तैयार रखे थे, तो आप इसके लिए 111 दिन का समय क्यों मांग रहे थे? यानी आप सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोल रहे थे कि इन कागज को तैयार करने में आपको इतना समय लगेगा, तो क्यों ना आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोलने के कारण यहीं से सीधा जेल भेज दिया जाए। ये हो गया पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, पेपर सामने आ गए, लेकिन ये नहीं बताया जाएगा कि वो बॉन्ड जिस ये तो आ गया कि संजय शर्मा ने बॉन्ड खरीदे, आपने, अमित शुक्ला ने बॉन्ड खरीदे, लेकिन ये बॉन्ड फिर हमने, संजय शर्मा ने किस पार्टी को बेचे ये नहीं बताया जाएगा। ठीक है साहब, मान लिया। तो चंदा मिला है उसका मोटा मोटा 55% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, 45% में पूरा विपक्ष सब शामिल है, कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। अब बड़ा सवाल यही हो रहा है कि ये जो चंदा है, क्या इसमें कोई ऐसे व्यक्ति तो नहीं है, जैसे मैं हूं, मुझे ईडी का नोटिस आया, व्यापारी हूं, बड़ा उद्योगपति हूं, ईडी का नोटिस आया, मैंने जाके 20 करोड़ के बॉन्ड लिए और एक पार्टी को दे दिए और नोटिस खत्म हो गया, ईडी के अफसर शांत हो गए। तो अगर यह नाम खुल गया कि संजय शर्मा को ईडी का नोटिस दिया था, जिसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिए, तो ये बड़ा बवाल होगा। अंबानी और अडानी ने किसको दिए बताने की जरूरत ही नहीं होगी, सबको पता है किसको दिए होंगे। तो मैंने एक सुझाव सोचा, मान लीजिए 55% तो भारतीय जनता पार्टी को है, भाजपा बताने को किसी कीमत पर राजी नहीं होगी कि उसको किन किन ने चंदा दिया है, लेकिन जो बचे हुए 45% हैं, कांग्रेस और विपक्ष के बाकी नेता, वो 15 तारीख को चुनाव आयोग में डेटा लोड होते ही अपनी पार्टी में दिए गए चंदे का नाम सार्वजनिक कर दें कि साहब ये 20 लोग हैं जिन्होंने हमें चंदा दिया, ये उनका नाम, संजय शर्मा 2 करोड़, प्रफुल्ल पटेल 50 लाख, ऐसे एक बाई जेड सबके नाम खोल दे। यानी 45% जो विपक्ष के पास पैसा आया है वो सबके नाम खोल दे। उसको नाम खोलने में परेशानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि कांग्रेस को या बाकी विपक्ष को किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बॉन्ड तो स्टेट बैंक में आके बनाया होगा। स्टेट बैंक का बॉन्ड मतलब सरकार, सरकार मतलब प्रधानमंत्री जी साहेब, जो साहेब के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट से इतना समय मांग रहे हैं। जिस समय बॉन्ड लिया जाता होगा, बेचा जाता होगा, उसके 10 मिनट के अंदर प्रधानमंत्री कार्यालय को स्टेट बैंक के अफसर सूचित कर दिए जाते होंगे कि इधर संजय शर्मा ने कांग्रेस के लिए इतना बॉन्ड लिया। अब संजय शर्मा जरा से भी दाएं बाएं वाले आदमी होंगे तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स 48-72 घंटे में मेरे पास आ जाएगी, बेटा बहुत पैसा आ गया है, कांग्रेस को दे रहे हो। तो मेरा कहना है अगर ये 45% नाम कांग्रेस और विपक्ष सार्वजनिक कर दे तो ये जाहिर है कि बचे हुए 55% पैसा भाजपा ने दिया है, एक बड़ा बवाल हो जाएगा। अब विपक्ष करेगा या नहीं करेगा ये विपक्ष की सोचने की बात है। ये सारी बातें आज मैंने अभय द्विवेदी थी, कई जाने माने बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया ये मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत बढ़िया है। कल वो एबीपी पे लगातार 5 बजे से 9 बजे तक ओपिनियन पोल चल रहा है, उसका एक पैनल का वो हिस्सा है। हमने उस सर्वे के बारे में बात करी, वो मजेदार बात उनसे हुई कि प्रधानमंत्री ईसाई समुदाय के लोगों को घर पे बुला के खाना खिला रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई कि भाई पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ खाया जाता है, हमारे मंत्री किरण रिजिजू ने तो कहा आई लाइक बीफ, बड़ा बवाल हुआ। तो फिर बीफ का चलन क्यों, इधर बीफ के नाम पे हत्या क्यों? तो अभय द्विवेदी जी ने बड़ी मजेदार बताई कि संघ के एक प्रचारक त्रिपुरा में गए, वहां फिर लौट के आके उन्होंने कुछ महीने बाद बताया कि मैंने तो वहां मछली खाना शुरू कर दी क्योंकि बिना मछली के मैं उन लोगों के बीच में घुल मिल ही नहीं सकता। तो उनका मानना था अभय द्विवेदी जी का कि जो पूर्वोत्तर के नेता जितने आते हैं वो सब बीफ खाते हैं, बीफ के बिना गुजारा नहीं। ऐसी बड़ी मजेदार बातें आज मैंने अभय द्विवेदी जी के साथ की हैं। सारी बातें मैं आपको बता दूंगा तो आपको इंटरव्यू सुनने का मजा खत्म हो जाएगा। सीधा ले चलता हूँ अभय द्विवेदी जी के पास, आपसे अनुरोध करूंगा अपनी राय से अवगत कराइएगा
कैसा लगा ये इंटरव्यू बताइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। स्वागत है 4PM न्यूज नेटवर्क में अभय दुबे जी आपका। बड़ी खबर ये थी कि स्टेट बैंक ने उन सभी लोगों का नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया कल शाम को, जिसके लिए उन्होंने लंबा वक्त मांगा था कि भाई इन्हीं लोगों ने चंदा दिया है। अब क्या लगता है आपको, इसमें क्या होगा जब नाम वेबसाइट पे आ जाएंगे? क्या रिएक्शन होगा, किस पार्टी की कलई खुलेगी? और स्टेट बैंक थोड़ा डर रहा होगा या नहीं डर रहा होगा? उनको अफसर डर रहे होंगे या नहीं डर रहे होंगे? संजय जी, हम लोगों ने कल भी थोड़ी सी चर्चा इस बारे में की थी। आज जब मैंने ये खबर देखी टीवी के ऊपर कि स्टेट बैंक ने हलफनामा दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने आपके आदेश का पालन कर दिया और किन किन ने चंदा, किन किन ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे थे और किन किन को मिले, ये सारा ब्यौरा हमने आपके पास दर्ज कर दिया है। अब आप जरा सोचिए इस बात में कि ये पूरा हलफनामा किस तरीके से निर्लज्जता से भरा हुआ है। निर्लज्जता किस किस्म की? इसी स्टेट बैंक ने कोर्ट से 111 दिन का समय मांगा था कि उसे ये काम इतना मुश्किल है कि 111 दिन लग जाएंगे मुझे आपको बताने में, इसलिए हम आप जून में मतलब जो है वो आप हमें इजाजत दीजिए, जून जुलाई में हम आपको दाखिल करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर जमा करो वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको नाप दिया जाएगा, तो जो 111 दिन घट के 24 घंटे से भी कम रह गए। आप इससे अंदाज लगाइए कि हमारे देश की राजनीति, खासतौर से सरकारी राजनीति जो है, किस कदर बेशर्मी से भरी हुई है। स्टेट बैंक सरकारी बैंक है, देश का सबसे बड़ा बैंक है। उस ग्लोबल विश्व में स्टेट बैंक का अलग स्थान है कि उसका साइज जो है, स्टेट बैंक का आकार बहुत बड़ा है। भारत जैसे देश का लीड बैंक है स्टेट बैंक। सब कुछ सरकार के आदेश पे उसमें होता है। सरकार जिसको चाहे उसको लोन मिलते हैं, जिसको चाहते हैं इसको लोन माफ कर दिए जाते हैं। सब कुछ सरकार के आदेश पे स्टेट बैंक में होता है। स्टेट बैंक अगर कोलैप्स कर जाए तो हिंदुस्तान की, समझ लीजिए, पहला संकेत होगा हिंदुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर रही है। इतनी बड़ी चीज है स्टेट बैंक। ऐसे स्टेट बैंक ने सरकार के कहने पर अपनी नाक कटाई। आप सोचिए क्या जरूरत थी? इतनी भी स्वायत्तता नहीं है। इतना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मेरे ख्याल से। उसके बाद नंबर आता होगा LIC का, जीवन बीमा निगम का नंबर आता होगा साइज के हिसाब से और जो इन्वॉल्वमेंट है अर्थव्यवस्था में उसके हिसाब से। तो ये सरकार ने स्टेट बैंक का ऐसा इस्तेमाल किया, उसकी बेइज्जती हुई, सारे देश में उसकी हंसी हुई। और लेकिन सरकार, ये जो थेथड़पन है, जो निर्लज्जता है, वो अपने आप में बहुत बेमिसाल है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्टेट बैंक के अफसरान ये सोच रहे होंगे कि भाई हमारा कोई कसूर नहीं था, न तो हमने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाए, न हमने सरकार से कहा कि आप हमें उसका कस्टोडियन बनाओ। हमारा तो काम ये था कि हम एक खास विंडो में इलेक्टोरल बॉन्ड फ्लोट करते थे, लोग आके खरीद लेते थे, जिसको चाहते थे उसको वो डोनेट करते थे और फिर वो आके भुना लेते थे। हम तो केवल एक जरिया थे, मतलब। और सबसे ज्यादा बेइज्जती हमें झेलनी पड़ी। यहां तक कि अगर जरा सा सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ हो जाती तो हो सकता है स्टेट बैंक के बड़े अफसर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के गुस्से का निशाना बन जाते। सुप्रीम कोर्ट उनको सजा भी दे सकता था। और उनको अगर एक दिन की भी सजा दी जाती, कोर्ट में खड़े रहिए पूरे दिन, उसकी भी सजा दी जाती, तो उस आदमी का कैरियर खत्म हो जाता। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि दूसरे जो सरकारी बैंक हैं उनके ऊपर इस पूरी घटनाक्रम का क्या असर पड़ा होगा। अच्छा, अब आइए इसके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के। वैसे एक मिनट अभय जी, मैं एक मिनट यहीं पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो आपका सवाल जरूर पूछता कि भाई जो तुम 111 दिन में देने वाले थे वो अब 24 घंटे में कैसे आ गए? इसका मतलब तुम कोर्ट के सामने झूठ बोल रहे थे और जिसने 111 दिन का ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई का आदेश देते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तरह से देखा जाए, जिस वक्त ये बहस हुई थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह से कुछ सवाल पूछे भी थे उनसे। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि इससे पहले ही हमें ये बताया जा चुका है कि आपके पास ये सारा डेटा है, पूरा का पूरा है। आप खुद ही कह चुके हैं आपके पास सारा डेटा है। जब आपका पूरा सारा डेटा है, उसको देने में आपको क्या समस्या है? ऐसा तो है नहीं कि डेटा आपको कहीं से निकालना हो, डेटा को आपको टैली करना हो। जब पहले से डेटा आपके पास है मौजूद, उसको देने में क्या दिक्कत है? तो दरअसल ये पूरी की पूरी जो सरकार की कार्रवाई थी, ये अपने आप में एक फर्जी किस्म की कार्रवाई थी। और ये एक ऐसी जिसे कहते नहीं कि वो
एक ऐसा दांव था जो कि नाकाम होने के लिए अभिशप्त था। तो इस पहले से ही मैं समझता हूँ स्टेट बैंक की काफी इसमें बेइज्जती हो गई है। एक से जुड़ी हुई एक चीज और मैं हम्म, समझना चाहता हूँ कि ये कहा स्टेट बैंक ने और बाद में ये भी तय हुआ कि वो बॉन्ड किस पार्टी को दिए गए, हम्म, यानी वो पैसा किसको दिया ये खुलासा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए संजय शर्मा ने खरीदे, तो हम्म, संजय शर्मा ने भाजपा को दिए या कांग्रेस को दिए, ये नहीं बताया हम्म, जाएगा। ये बताया जाएगा संजय शर्मा ने खरीदे। हम्म, अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो बॉन्ड बिके हैं, हम्म। उसमें से ये पहले रिपोर्ट आ चुकी है कई संस्थाओं की, चंदा 90% भारतीय जनता पार्टी को मिला है, लगभग 55 55%। 55%। 55%, 55% भारतीय जनता पार्टी हम्म, को मिला है और 45% बाकी पार्टियों को मिला है। हम्म, कांग्रेस हम्म। का शायद 20-20% है ना मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, कांग्रेस का है। उसके बाद क्षेत्रीय दलों को काफी है। ठीक है। सबसे अब कम मैं ये पूछ समाजवादी पार्टी, इन सब कुछ बहुत कम है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ झारखंड आपसे मुक्ति अभय मोर्चे को बहुत कम है जी। अभय जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, रूलिंग पार्टी को 55%, 45% विपक्ष को। हम्म, अब ऐसे में अगर एक बड़ा दांव खेल दे विपक्ष, हम्म, कांग्रेस कह दे हमें ये 15% या 20% मिला, ये रहा उसका ब्योरो, हम्म, अभय दुबे जी ने दिया, संजय शर्मा ने दिया, इन्होंने दिया, ये हम्म, रही डिटेल। हम्म, समाजवादी पार्टी कह दे, ममता बनर्जी की पार्टी कह दे, यानी हम्म, 45% का ब्योरा सब विपक्ष दे दे, हम्म, तो शायद जाहिर है कि जो 55% है वो तो बीजेपी के पास है। हम्म। तो एक बड़ा दांव नहीं हो जाएगा कि 55% पैसा नहीं, बहुत बड़ा साफ। दांव हो जाएगा इसमें। आपकी बात पे मैं भी कुछ कहूंगा। दिलचस्प बात आपने उठाई है, मैं कहूंगा। देखिए, ऐसा है कि स्टेट बैंक ने किसको बेचे, ये वो स्टेट बैंक से किसने खरीदे, इसका उन्होंने जानकारी दे दी है। दे दिया। जानकारी शायद उसमें ये नहीं है कि उन लोगों ने किसको दान दिए, लेकिन किन हाँ, लोगों ने बैंक से भुनाए, ये भी स्टेट बैंक के पास जानकारी है। हाँ, ये तो है, हाँ, ये तो है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो उसी के आधार पर तो एडीआर ने बताया कि 55% भाजपा ने बुनाए। हाँ, हाँ, उसी के आधार पे बनाया। हाँ, उसी के आधार पर है। अब हाँ। आप जो सुझाव दे रहे हैं, ये बहुत बढ़िया सुझाव है। ये हुँ, विपक्ष को एक तरह की रणनीति बनाने का मौका दे सकता है। मेरे ख्याल विपक्ष से इस को चीज मुझे को आप और एम्पलीफाई कीजिए अपनी बात को दूसरे अपने कई कार्यक्रमों में, और इस हाँ, बात को रखिए कि इस मौके का जैसे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ये चीज जाती है, और पब्लिक डोमेन, हम सब लोग भी देख पाएंगे उसको, पब्लिक डोमेन में ये सब बात, क्योंकि सूचना के अधिकार के तहत होता तो हम और आप भी देख पाए, इसीलिए तो है बस ये। हाँ, हाँ, तो जैसे ही आती है, वैसे ही विपक्ष को चाहिए आपकी इस राय के आधार पर, कि विपक्ष अपनी तरफ से खोल दे कि भाई हमने इन लोगों के, हमें दान मिला था, हमें तो हाँ, हमने उनका इतना भुनाया, ये है उन कंपनियों के नाम। हाँ, और इस सुप्रीम कोर्ट की जो स्पिरिट है कि हम सूचना के अधिकार को बुलंद रखना चाहते हैं, उस स्पिरिट का सम्मान करते हुए हम भी देश की जनता को बता रहे हैं कि हमें इन कंपनियों ने इतना इतना चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। हुँ, इसके बाद, और उसके बाद बीजेपी की कोर्ट में बॉल होगी। हुँ। या तो बीजेपी भी प्रकट करे इस बात को, नहीं प्रकट करेगी तो वो आलोचना का सामना करना पड़ेगा उसे। और दूसरा साफ हो जाएगा ना, जब विपक्ष हम्म, का 45% पैसा सामने आ गया, तो बचा वो हम्म, सारा बीजेपी का। हम्म। बचा हुआ सारा बीजेपी का, और चूंकि विपक्ष ने उसको प्रकट कर दिया, तो उसके प्रोटेक्ट बाद कर दिया। बीजेपी को तय करना होगा कि वो प्रकट करे या ना करे। करेगा और करेगी। और अच्छा मान लीजिए अब बीजेपी उन 55% पैसे को प्रकट करती है, तो हम्म। क्या लगता है आपको फँस जाएगी? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि जब जैसे ही सामने अभी आएगा कि किन कंपनियों ने कितना कितना पैसा दिया है, उसमें हम अंदाज से लगा सकते हैं कि 55% बीजेपी को कौन कौन पैसा गया होगा। एक, और वो अनुमान मोटे तौर पे 19-20 सही साबित होगा। नहीं, अभय जी देखिए 2-3 तो ऐसे लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, उन्होंने दिया ही होगा, इसमें तो कोई सोचना ही हम्म, नहीं है। लेकिन हम्म, बड़ा सवाल यह है कि अगर संजय शर्मा को ईडी का नोटिस मिला है और संजय हम्म, शर्मा ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं और नोटिस पे फिर हम्म, कुछ नहीं हुआ है, तो हम्म। बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएँगे ना। तो हाँ, कांग्रेस बिल्कुल, किस बिल्कुल। शर्त जाहिर कर रही है। नहीं, ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों का लिंक आपस में साबित, इनका संपर्क आपस में साबित करके इन चीजों को साबित करना पड़ेगा। बहुत ये बड़ा अपने काम तो आप है नहीं नहीं। साबित होंगी। ये अपने आप हाँ, नहीं साबित होंगी। हाँ, आम लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे, ये विपक्ष का काम है। आप जो कह रहे हाँ, हैं, सही विपक्ष बात को है। चाहिए कि जिनसे उन्हें चंदा मिला है, जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड दान में मिले हैं, उनका नाम वो पब्लिक डोमेन में रख दें। हाँ, इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान हो जाएगी बहुत। उसके हाँ, बाद में विपक्ष को चाहिए कि जो बचा हुआ पैसा है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी को मिला है।
लेकिन किन किन का पैसा मिला है एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी उसको बताने के लिए बाध्य होती है कि नहीं होती है, ये भी देखना होगा। उसके हाँ। बाद में जब भारतीय अगर ये पता लग जाए तो इस सब चीजों को लिंकअप करने की कवायद करनी पड़ेगी विपक्ष को, और उसको तुरंत आनन फानन में 24 घंटे के अंदर ये कवायद करके एक व्हाइट पेपर पब्लिश करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह ये सूट-बूट की सरकार है, ये कारपोरेट पूंजी की सरकार है, और किस तरीके से उसमें क्विड प्रो को हुआ है, मतलब जो है इस हाथ दिया गया और उस हाथ फायदा लिया गया। इस प्रकार की कुछ घटनाएं अगर साबित हो सकती हैं इस पूरी प्रक्रिया से, तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है मोदी का कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होता है, हम गरीबों की सरकार है, मतलब तो इन दो चीजों के ऊपर बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया जा सकता है। ये हम कह सकते हैं कि चुनाव की बिल्कुल पूर्व संध्या ही कहेंगे हम, क्योंकि 2-4 दिन में हो ही जाएंगे डिक्लेयर। जी एक जी, बहुत बड़ा झटका लग गया है। झटका लग सकता है बशर्ते विपक्ष इस बॉल को ठीक से खेले। मुझे जी। विपक्ष की इस क्षमता पे बड़ा शक रहता है कि ये हाँ, सही बात है, वो लोग मौका ढीले हो मिलता है तो जाते मौके का लाभ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। ढीले हो इस जाते हैं मामले वो। में ये बहुत फिसड्डी है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि 15 तारीख को चुनाव आयोग की नियुक्ति करने की जी संभावना बताई जा रही थी, खबरें आ रही थी कि जी शायद एक बैठक बुलाई जाएगी। लेकिन जी एक रिट हुई और रिट में मोटा-मोटा ये कहा गया कि भई इस तरह मोदी जी नहीं चुन सकते, कि मोदी जी और उनका एक मंत्री और फिर वो नेता विरोधी दल। तो हाँ उस रिट पे, उस अर्जी पे 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राज़ी हो गया है। जी सुप्रीम कोर्ट के जो तेवर हैं, उन तेवरों को देख के कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहते भई अब आप चुनाव सिर पर है, अब आप हम्म चुनाव आयोग नियुक्त नहीं करेंगे, हम आप नाम बता दीजिए, हम तय कर लेंगे उसमें से। हम्म या अगर ऐसी कोई बात हो गई, यानी 2 निष्पक्ष चुनाव आयुक्त आ गए, हम्म गांधी जी के 3 बंदरों की तरह नहीं आए जिन्हें कुछ दिखाई ना पड़े, सुनाई ना पड़े, हम्म बोल नहीं पाए। हम्म 2 हम्म निष्पक्ष चुनाव आयुक्त आ गए, हम्म। तो क्या ये और भयंकर से भी भयंकर झटका हो जाएगा भाजपा के लिए? देखिए, जो अरुण गोयल का जो इस्तीफा है, उस इस्तीफे ने एक तरह का संकट तो पैदा कर ही दिया है। अच्छा, अब ये इन लोगों के सामने दिक्कत ये है कि इनको पहले एक सर्च कमेटी बनानी चाहिए कायदे से। उस सर्च कमेटी बना के उससे 3 नामों के पैनल बनना चाहिए। उन 3 नामों के पैनल पर प्रधानमंत्री, कैबिनेट रैंक के मंत्री और विपक्ष के नेता, इन सबको बैठ के उसमें से एक नाम तय करना चाहिए। प्रक्रिया ये है। तो अभी तक तो इन्होंने सर्च कमेटी नहीं बनाई है। जाहिर है कि इस काम को ये बहुत जल्दी कर सकते हैं, फटाफट सर्च कमेटी बना सकते हैं, 24 घंटे के अंदर सर्च कमेटी एक पैनल प्रोड्यूस कर सकती है, उस पैनल को बैठ के ये लोग वो कर सकते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट 15 तारीख को सुनेगा, इसका मतलब ये है कि मामला अब ये लटक गया है। इसके 2-3 फलितार्थ हो सकते हैं। एक फलितार्थ ये हो सकता है कि शायद ये लोकसभा चुनाव एक ही चुनाव आयोग ही इसकी पूरी कार्रवाई पूरी करे। मतलब परिस्थिति इस तरह की बन गई है कि वही स्वयंभू हो जाए राजीव कुमार साहब, और वो उनकी जो निष्ठाएं हैं, उनकी निष्ठाओं के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि उनकी निष्ठाएं किधर हैं। तो ये परिस्थिति है, और अ, भाजपा सरकार को भी अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, वो क्या फैसला देता है उसके हिसाब से अपनी पूरी रणनीति को दोबारा कैलिब्रेट करना होगा, और वो मुश्किल पैदा हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा निर्णय भी ले सकता है जिससे इनको मुश्किल पैदा हो। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। साहिब प्रधानमंत्री जी रिश्ते बहुत अच्छा निभाते हैं। हम्म उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कंधे पे हाथ रखा, कहा कि इतना बेहतर मुख्यमंत्री शायद ही देश में कोई दूसरा होता हो। और हम्म लाइन लगा के 10 मिनट त्रिवेंद्र सिंह रावत की उन्होंने तारीफ करी। हम्म 24 घंटे बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत हटा दिए गए। हम्म हरियाणा में उन्होंने बताया कि किस तरह मुख्यमंत्री खट्टर उनको मोटरसाइकिल में बिठा के घुमाते थे, एक हम्म छोर से दूसरे छोर तक ले जाते थे। खट्टर साहब इतने अभिभूत थे, उस तारीफ को सुन के बार-बार कैमरा जब चेहरे पे फ़ोकस हो रहा था, खट्टर साहब को लग रहा था कि जितने देश के मुख्यमंत्री हैं, आज मेरा कद सबसे बढ़ हम्म गया। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने बता दिया कि वो मेरी मोटरसाइकिल पे घूमते थे, मैं बॉस था। हम्म 24 घंटे बाद उनको हटा दिया गया। हम्म अकेले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके कंधे पे हाथ रखा लेकिन उनको हटा नहीं पाए। कोशिशें बहुत हुई, हटा नहीं पाए। एक ट्वीट आया, एक कुलकिन गोयत हैं, उन्होंने लिखा कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे नायब सैनी जी की धर्मपत्नी हाल में जिला पार्षद के चुनाव में चौथे स्थान पर आई थी और जमानत जब्त हुई थी।
एक बहुत अच्छा ट्विटर हैंडल है राफेल गांधी का, उन्होंने लिखा, नायब सैनी जी पार्षद चुनाव में अगर 5वें स्थान पर रहते तो 1 महीना पहले जल्दी मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि साहब का मानना है कठपुतली जितनी हल्की हो उतनी ही अच्छी मसलती है। तो ये जो साहब की अदा है कि जिसके कंधे पे हाथ रखा, जिसकी तारीफ कर दी, उसका अंत निश्चित है। खूब आप रिश्तों को दिलचस्प तथ्य निकाल के लाए। मैंने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया था, मैं मानूंगा इस बात को। तो इससे एक ये पैटर्न निकलता है कि नरेंद्र मोदी अगर किसी अपने कारकुन की, यानी जो अपने किसी मुख्यमंत्री या मंत्री की ज्यादा तारीफ करें तो समझ लीजिए उसके आखिरी दिन नजदीक आ गए हैं। इतने हाँ, नजदीक आ गए हैं कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो है ना उसका पत्ता साफ हो सकता है। तो ये इससे अच्छा, होता है। इसमें और अपवाद योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ कोशिशें, योगी आदित्यनाथ अपवाद है, कंधे पे हाथ नहीं, रखे योगी बहुत। आदित्यनाथ के बारे में तो भाजपा का दिल्ली में बैठा हुआ आला कमान है, मुझे लगता है कि लगातार वो आकलन करता रहता है कि इनके इनके द्वारा किया गया नुकसान ज्यादा हमारे लिए, नुकसान झेलना हमें ज्यादा मुश्किल होगा, या इनके रहने से हमको ज्यादा आसानी होगी। वो इस तरह का एक कोई आकलन करता रहता है इनके बारे में। तो उस आकलन में जब तक ये होता है कि भाई अगर इनको हमने हटा दिया तो उससे जो नुकसान होगा उससे हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। जिस दिन भाजपा ने सोचा कि आलाकमान ने सोचा कि नहीं उस नुकसान को हम झेल लेंगे या उसकी हम रिकवरी कर लेंगे, उस दिन वो ना हटाएगा। यहाँ पे मैं तो देख रहा हूँ कि ये बात बड़ी चलन में आ गया कि वहाँ 300 पार हो गए तो योगी हट जाएंगे। ग्रुप में ठाकुर, नौजवान ठाकुर लड़के हैं, उनके ग्रुप में चल रहा है, योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। मुझे तो ये डर लग रहा है अगर ये करंट ज्यादा फैल गया, क्योंकि जो पीठ है, गोरखनाथ पीठ है, वो पीठ पे जाते हो सभी धर्म के, सभी जाति के लोग जाते हैं उसमें, बल्कि आसपास मुसलमान भी बहुत रहते हैं, और वो पीठ बहुत बहुत समय तक मुसलमानों को संरक्षण भी देती रही है। बड़े अच्छे रिश्ते भी रहे हैं महंत अवैधनाथ जी के, गुरु जी के। लेकिन वहां पे पीठ पे सब जाते हैं, लेकिन ये बेसिकली माना जाता है ये क्षत्रियों की पीठ है, और कोई ठाकुर बड़ा नेता हो वो गोरख पीठ पे आया जरूर है। दिग्विजय सिंह भी वहां जाते रहे हैं। तो इस पीठ के एक अपना एक महत्व है, खास है। लेकिन अब उस पीठ से जुड़े हुए जितने ठाकुर लोग हैं, नौजवान लड़के खास तौर से मैं बता रहा हूँ आपको, भाजपा के नेता ने मुझे बताया ये बात, कि बात बड़ा तेजी से फैल रही है कि अगर 300 पार हुई तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। तो अगर ये बात ज्यादा फैली, तो ये बात तो है, चर्चा में है, नोएडा से लेकर बलिया तक हर जगह है कि 300 पार हुई, योगी का भविष्य खतरे में। ये बात ज्यादा फैली और एक समुदाय को, एक वर्ग को लगा, क्षत्रिय वर्ग को लगा कि हमारे नेता की सीट खतरे में है, वो तटस्थ हो गया। या घोसी उपचुनाव में जिस तरह ठाकुरों ने सपा को वोट कर दिया था, अगर वो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया तो नतीजे बहुत खतरनाक नहीं हो जाएंगे? आपकी बातचीत से एक अंतर्विरोध, एक कंट्रडिक्शन निकल के आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। वो ये है कि एक तरफ तो भाजपा और उनके पैरोकारों की तरफ से मोदी और योगी की जोड़ीवाद का प्रचार होता है। हाँ। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर बहुत पिछले ज्यादा। विधानसभा चुनाव में ही प्रचार हुआ था, मोदी और योगी की जोड़ी। शुरू में इसका मजाक भी उड़ाया गया था। वो उन जो छुट्टा बैल, जो छुट्टा मवेशी है, मतलब है, तो उसके तर्ज पे इनका मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन कुल मिला के इस जोड़ी ने भाजपा को, जोड़ी का जो प्रचार हुआ उसने भाजपा को विधानसभा चुनाव जीतने में मदद भी की, मैं ये मानता हूँ। अब दूसरी तरफ लेकिन इस चुनाव में आप बता रहे हैं कि ये वाला एक फैल रहा है मामला। हाँ, इसका मतलब ये है कि ये एक अंतर्विरोध है, और उस अंतर्विरोध पे हम लोगों को निगाह रखनी होगी कि दरअसल ये किस दिशा में अंतर्विरोध बढ़ता है। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में। उत्तर प्रदेश में अगर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठजोड़ होता, जिसके अंदर राष्ट्रीय लोकदल भी होता, बहुजन समाज पार्टी भी होती, समाजवादी पार्टी भी होती, कांग्रेस भी होती, ये गठजोड़ होता, तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 30-35 सीटें भाजपा की कम की जा सकती थी। लेकिन अब चूंकि ये गठजोड़ नहीं है और आरएलडी को भी उन्होंने वापस ले लिया है, अपनी तरफ खींच लिया है, मायावती को उस गठजोड़ में जाने से रोक दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं ये मानता हूँ बाकायदा मायावती को रोका गया है गठजोड़ में जाने से, मेरी अपनी मान्यता है। अब इन चीजों के कोई सबूत नहीं होते हैं। तो इसमें भाजपा को सफलता मिली है, तो अभी भी उत्तर प्रदेश में उसकी स्थिति कमजोर है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अगर ये अंतर्विरोध हल नहीं हुआ, इसको रिजॉल्व नहीं किया गया इस कंडक्शन को, और परिस्थितियां ऐसी तरीके से बिगड़ी, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को की जो मजबूत स्थिति है उसमें कुछ कमजोरी आनी शुरू हो सकती है। तो ठीक है। अच्छा, मायावती जिन से प्रत्याशियों को आगे बढ़ा रही है, घोषणा कर रही है, मुस्लिम ज्यादा होंगे, स्वाभाविक है मुसलमान ज्यादा होंगे। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में मुसलमान इंडिया गठबंधन, सपा कांग्रेस से गठबंधन
की जगह क्या? मायावती को केवल वही मुसलमान वोट, मायावती के उसी मुसलमान प्रत्याशी को मुसलमान वोट मिलेंगे जो बिल्कुल लोगों की निगाह में हो कि बिल्कुल ये जीतने की स्थिति में है। 100% जब लोगों को यकीन होगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा रहा है और ये बिल्कुल जीतने की स्थिति में है, केवल उसी वक्त मुसलमान वोट मिलेंगे। और ऐसे उम्मीदवार उनके बहुत ही कम ही होंगे जो इस तरह का, क्योंकि मायावती जिन मुसलमानों को टिकट विकट देती हैं, आप जानते हैं उनके टिकट विकट देने का तरीका क्या है, उसमें क्या कोई प्रोको होता है। इन बातों को दोबारा बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। तो तभी टिकट, वरना आमतौर पर जो अल्पसंख्यकों के वोट हैं वो पूरी तरीके से सपा और कांग्रेस के गठजोड़ को जाएंगे। कांग्रेस जो है वो भी अपने पत्ते नहीं खोल रही है, खास तौर से अमेठी और रायबरेली को लेकर। क्या कारण है, क्यों नहीं बता रही कि अमेठी से कौन लड़ेगा, रायबरेली से कौन लड़ेगा? मुझको लगता है उसके अंदर भी एक ऊहापोह है। ये लोग अभी सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेठी रायबरेली में वो अपना भाग्य आजमाए या ना आजमाए। देखिए, जब कल मैं एबीपी चैनल पे था और उसमें केरल पश्चिमी वोटर का नेशनल सर्वे आया था, बड़ा सर्वे है, 45,000 का सैंपल है उसके अंदर, बहुत बड़ा सर्वे है। तो केरल में उन्होंने ये तो दिखाया कि भाजपा के थोड़े से वोट प्रतिशत भाजपा का बढ़ा है, क्योंकि ज्यादा सीटों पे आप लड़ते हैं तो आपको वोट ज्यादा मिलते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में थोड़ा थोड़ा वोट मिलता है, तो उसमें आपको लगने लगता है परसेंटेज ऑफ वोट ज्यादा है। लेकिन इतना वोट नहीं है। जो यूडीएफ है वहां पे तो इंडिया गठबंधन नहीं है, इंडिया गठबंधन के ही जो गठजोड़ है वो आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो वहां जो यूडीएफ है वो काफी जम के जीत रहा है, उसको 45% से ऊपर वोट मिल रहा है और उसके 53% वोट मिल रहा है, उसको 53%। और वोट मिलने की वजह से सारी की सारी 20 सीटें वहां जा रही हैं। तो राहुल गांधी वहां वायनाड से आसानी से जीत जाए। वहां सीपीआई ने अपना कैंडिडेट उनके खिलाफ जो खड़ा किया है और राहुल गांधी उसको हरा देंगे। तो वो तो वायनाड वायनाड से उनका एमपी होना बिल्कुल तकरीबन तय है। अब उनको राहुल गांधी को ये निर्णय लेना है कि वो अमेठी में स्मृति ईरानी से अपनी सीट दोबारा छीनने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, अगर अमेठी से राहुल गांधी और रायबरेली से प्रियंका गांधी दोनों लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या संदेश आएगा? देखिए, फर्क पड़ेगा उससे। पूरी कांग्रेस की कैंपेन, ये दोनों चुनाव जीते हैं हारे नहीं, पूरी कांग्रेस की पूरे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मुहिम है उसमें एक जोश आएगा। उन लोगों को लगेगा कि हमारे नेता आगे की कतार में खड़े होकर इस युद्ध में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। अब और प्रियंका गांधी चुनाव ही लड़े, सोनिया गांधी राज्यसभा में चली गई राजस्थान से, और राहुल गांधी केरल चले गए, दक्षिण भारत चले गए, तो ये तो कांग्रेस के लिए बहुत, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, ठीक बात है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वो ऐसे सरेंडर कर देंगे तो परेशानी पैदा होंगी। नहीं, सरेंडर लड़ना चाहिए। देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती है भाई। आपको सुरक्षित सीट तो है, आप वहां से जीत रहे हैं, आप वहां जीत रहे हैं। आप प्रियंका गांधी को भी संसद में भिजवाना चाहते हैं तो सुरक्षित सीट उन्हें दे दीजिए प्रियंका गांधी को। दक्षिण भारत में कोई कर्नाटक से लड़ा दीजिए, तेलंगाना से लड़ा दीजिए, केरल से लड़ा दीजिए। ये सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ये लोग, गांधी परिवार के लोग चुनाव जीत सकते हैं। ठीक बात लेकिन है, उनको रायबरेली से गांधी परिवार के किसी सदस्य को लड़ना चाहिए, अमेठी से गांधी परिवार के सदस्य को लड़ना चाहिए, और मेरी प्राथमिकता ये है कि राहुल गांधी को ही वहां से लड़ना चाहिए। अच्छा, एक प्रयोग और सोचिए, अगर अगर मान लीजिए और रायबरेली से खड़गे को चुनाव लड़ाते हैं और कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस ये कहना शुरू करती है उत्तर प्रदेश में कि पहली बार कांग्रेस एक दलित प्रधानमंत्री देगी देश को, तो मायावती का जो दलित वोट है, क्योंकि मायावती के बारे में धारणा बड़ी नीचे तक चली गई दलितों में कि ये बीजेपी की बी टीम है। खड़गे को अगर कांग्रेस ये कह के लड़ाती है रायबरेली से कि ये गांधी परिवार की सीट है और हम गांधी परिवार अब खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, इस भाव के साथ अगर खड़गे रायबरेली लड़ते हैं तो क्या दलित वोट कांग्रेस की तरफ झुक सकता है? देखिए, दलित वोट तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मिलेगा एक सीमा तक, पहले से ही मिलेगा। अगर खड़गे उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हैं तो इसका भी फर्क पड़ेगा। लेकिन मुझे इस बात में शक है कि खड़गे जो हैं वो मायावती की दलित वोटों के ऊपर जो दावेदारी है, उस दावेदारी को पूरी तरीके से बेअसर कर सकते हैं। खड़गे के चुनाव लड़ने के बावजूद भी मायावती दलित वोटों की पहला आकर्षण होगी। जो चर्चा चली थी, संतोष भारती और मेरे बीच में जो बातचीत हुई थी, जो है उस बातचीत में क्या था? उस बातचीत में यही था कि 9 तारीख को सोनिया गांधी को ऐलान करना था कि वो मायावती को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रीय मंच पे पेश कर रही हैं विपक्ष की तरफ से। अच्छा, मैंने संतोष जी से पूछा कि 9 तारीख तो निकल गई, रविवार को उनसे मेरी बातचीत हुई, ऐसा क्यों हुआ?
तो संतोष जी ने कहा कि भाई सोनिया गांधी ने मायावती से कहा है कि हमारी पार्टी में आपको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने पे एकता नहीं हो पा रही है, इसलिए हम आपको चुनाव के बाद तो कोशिश कर सकते हैं, सोच सकते हैं, चुनाव के पहले हम घोषित नहीं करेंगे। उधर मायावती ने अखिलेश के सामने ये प्रस्ताव रखा कि दलित सीट से आप लड़िए और बैकवर्ड सीट से मैं लड़ूंगी। अखिलेश ने इसको मानने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने कहा नहीं, आप दलित नेता हैं, आप दलित सीट से लड़िए, मैं ठीक बात बैकवर्ड लीडर हूं, मैं बैकवर्ड सीट से लड़ूंगा। सही इस बिल्कुल तरीके से वो सारा संतोष जी का वर्जन है ये। इस हुँ, तरीके से सारा प्रस्ताव जो है ना वो विफल हो गया। तो दूसरे मुझे इस बात में पूरा शक है कि कांग्रेस में अभी इस बात गांधी परिवार के बाहर किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के सवाल पे वो लोग तैयार नहीं, चाहे भले ही वो ठीक उनकी पार्टी का हो या पार्टी के बाहर का हो। बिल्कुल ठीक बात है, मुझे भी लगता है। कल आप किस एबीपी चैनल पे थे, 4 घंटे हम सुन रहे थे, आपको सर्वे आ रहा था जी और दक्षिण में कांग्रेस बहुत मजबूत थी और भाजपा लगभग गायब थी, खास तौर से तमिलनाडु, जहाँ प्रधानमंत्री ने कई दौरे किए, वहाँ वहाँ भी एक नेता की पीठ थपथपाई। अब मुझे उस नेता की पीठ अब चिंता हो रही है कि जिसकी पीठ थपथपा दी वो गया, तो वहाँ भी अन्नामलाई की पीठ बहुत थपथपाई थी उन्होंने। तो क्या दक्षिण में जो कल एबीपी का सर्वे आया था, जिसमें आप भी थे, दक्षिण में तो बीजेपी पूरी तरह से साफ है। भाई उसमें दो राज्यों के ऊपर उसमें दो राज्यों के आंकड़े आए, एक तो तमिलनाडु का और एक केरल के। इसमें समझा जाता था कि प्रधानमंत्री ने बहुत दौरे किए हैं उसमें, और केरल में तो स्थिति ये थी कि जो 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है, तो हर बार भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाती है। इस बार उन लोगों ने क्रिसमस मनाया जम के, और भाजपा के कार्यकर्ता मोटरसाइकिलों पर जाके क्रिसमस में भाग लिया उन्होंने, और जो ईसाइयों को उन्होंने खास तौर से मैरी क्रिसमस कहा, क्योंकि वाह! केरल की जो डेमोग्राफी है, यानी जनसंख्या मूलक विन्यास जो है, वो हिंदू है, मुसलमान है और ईसाई है, 3 बड़े ग्रुप है ना। तो जब तक 2 बड़े ग्रुप एक साथ नहीं आएंगे तब तक वहां पे केरल में नहीं जीत सकते। तो वो चाहते हैं कि ईसाई मिल जाए हमारे साथ में। वाह! प्रधानमंत्री ने भी तो अपने अपने यहाँ पे घर में बुला के बड़े ईसाई पादरियों को और उन सबको खाना ना खिलाया ना बुलाकर। ऐसा हाँ, कभी यही वो हाँ, मुस्लिम उलेमाओं के साथ नहीं करते। मुझे तो लग वो रहा है यही स्पीड है। भाजपा की पूरी कोशिश ये है कि इस देश के ईसाइयों को वो अपनी तरफ खींच ले। उत्तर पूर्व में भी कोशिश कर रही है और दक्षिण में भी वो ये कोशिश कर रही है। तो इस कोशिशों के चलते ये माना जा रहा था कि शायद केरल में बीजेपी कुछ कर पाएगी, और वहां पे बीजेपी फाइट को ट्रायंगुलर बना पाए, त्रिकोणात्मक बना देगी। वहां पे पहले ही से सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा अलग है, एलडीएफ लेफ्टिनेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा है, और फिर उधर बीजेपी। इस तरह 3 हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े बताते हैं सर्वेक्षण के कि बीजेपी को किसी किस्म का कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो कहीं भी उसका वोट जो है वो सीट में कन्वर्ट होने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी 2 ऐसी सीटें हैं केरल में। एक तो तिरुवनंतपुरम है, जहां पिछली बार शशि थरूर कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो उनका मार्जिन बहुत कम था। वो राजगोपाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे, लेकिन आखिर तक वो राजगोपाल जीतते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फिर बाद में आगे निकल गए थे, और बहुत कम कम वोटों से वो चुनाव जीते थे। और दूसरी त्रिशूर सीट है, जहां पर वो सुरेश गोपी को लड़ा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी वाले। तो वहां भी वो सांप्रदायिक रूप से काफी संवेदनशील जगह है। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके, तो भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि शायद इन 2 सीटों पे कुछ हो जाए। लेकिन सर्वेक्षण के आंकड़े बता रहे थे कि यूडीएफ पूरी की पूरी 20 सीटें जीत रहा है। पिछली बार 19 सीटें जीती थी, 1 सीट केवल सीपीएम ने जीती थी। इस बार वो पूरी 20 सीटें जीत रहा है। उसकी एक मुख्य वजह यह है कि ओवी विजयन की सरकार के खिलाफ बहुत जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। ये जो आपने बताया कि ईसाइयों को खाना खिलाया था, मुझे याद आई कि पूर्वोत्तर की एक पार्टी बड़ी चर्चा में आ गई थी एक टाइम में, वहाँ पे बीफ पार्टी थी जी। और ये आरोप था कि भाजपा के भी कुछ नेता गए थे उस पार्टी में और फिर किरण रिज्जू का एक बयान बड़ा बवाल मचा था, जब किरण रिज्जू ने कहा था कि मैं बीफ खाता हूँ और क्या यहाँ तक नौबत आ गई कि ईसाइयों को प्रधानमंत्री को खाना खिलाना पड़ रहा है और बीफ का विरोध पूर्वोत्तर के देखिए, राज्यों में करने भारत लगे? जो है एक बहुत ही विविधता मूलक देश है। इसमें एक देश एक इलाके में का खान-पान, पोशाक, संस्कृति दूसरे इलाके के खान-पान और पोशाक संस्कृति से इतनी अलग है, इसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल आदमी अगर आप दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में जाएँ और अगर आप सतर्क नहीं हैं, तो आपको लगेगा कि आप कुछ अजनबी सी जगह में फँस गए हैं।
वो लोग इधर आते हैं तो उनको भी ऐसे ही लगता है। तो ऐसी स्थिति में कोई पार्टी जो इस जो है, कांग्रेस में बड़ी खूबी थी, कांग्रेस में इतना लचीलापन था, सब जगह वो हो जाती थी। अब उत्तर पूर्व में अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको बीफ खाने वाले नेता ही मिलेंगे। सारे आप नहीं मिलेंगे। वहां नेता किरण रिजिजू खुद ही कहते हैं हम बीफ खाते हैं। आप अगर आपको वहां से नेता चाहिए हो तो बीफ खाएंगे ही खाएंगे वो। भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक प्रचारक जिनको उन्होंने त्रिपुरा में तैनात किया था, हैं, वहां जाके उन्होंने मछली खानी शुरू की। खुद उन्होंने टीवी पे कहा कि भाई हम वहां हम दबा के मछली खाते हैं। अगर आप मछली नहीं खाएंगे उनके साथ बैठ के खाना आप कैसे वहां पर अगर आप वो कुछ जैसे उत्तर प्रदेश में जो शाकाहारी भोजन करने वाले लोग होते हैं, अगर उस तरह का आप वहां पर आचरण करेंगे तो कभी भी आप उन लोगों में घुल मिल नहीं पाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तो अपने साथ लेने को तैयार नहीं है, अभी वो परिस्थिति नहीं बन पाई है, लेकिन ईसाइयों को साथ लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उसके दो फायदे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल स्तर पर ईसाइयों का जो प्रभाव है, यूरोपीय ईसाइयों का और अमेरिकी ईसाइयों का, वो सब क्रिश्चियन डेमोक्रेसीज हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को काफी वैसा लाभ भी मिल सकता है अगर भारत के ईसाई इस पार्टी को अपनी पार्टी मान लें। इसकी कोशिश नरेंद्र मोदी द्वारा पूरी तरह की जा रही है। ये आपने मजेदार तथ्य बताया कि संघ के प्रचारक जो केरल में जाके मछली खाने लगते हैं, बीफ पार्टी होने लगती है केरल में, त्रिपुरा में। बहुत शुक्रिया अभय जी, आज आप फिर जाएंगे एबीपी पे, बाकी राज्यों का सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद हम कल फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, आपने सुना और आज बहुत रोचक बातें हुई अभय दुबे जी के साथ। मुझको यकीन है कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।